आज हम शुरू कर रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति का लेख्य प्रकरण। साक्षी प्रकरण हमने देख लिया था। तो जैसे सभी चीजों का महत्व बताया, तो लेख जो लिखा जाता है, जो दस्तावेज वगैरह किया जाता है या कुछ भी जो लिखा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले कहते हैं, यह कश्चिद अर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम लेख्यम तु साक्षी मत कार्यम तस्मिन् धनिक पूर्वकम। वही बात यहाँ कही गई है, क्योंकि जो नियम हैं, जो बातें हैं, जो हमें समझ में आती हैं, वही बातें कही गई हैं। यह कश्चिद अर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम, तो स्वरुचि के अनुसार परस्पर जो तय हुआ हो। क्या कह रहे हैं कि दोनों के बीच में बैठ करके जो भी बात तय हुई है, स्वरुच्या, रुचि के अनुसार, परस्परम, एक दूसरे के साथ, यह कश्चित अर्थो निष्णाता, जो भी बात तय हुई है, लेख्यम तु साक्षी मत कार्यम, उस चीज को लिखना चाहिए। और सिर्फ लिखना नहीं चाहिए, साक्षी का नाम भी उसमें लिखना चाहिए। अब इसमें किसका नाम ऊपर आएगा, किसका नाम नीचे आएगा, इसका भी विवेचन करते हैं। तस्मिन् धनिक पूर्वकम, इन नामों में धनिक का नाम जो है वो सबसे पहले आएगा, यानी जो ऋण दे रहा है उसका नाम पहले आएगा। जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, नाम तो दोनों का दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी नियम है कि किसका पहले आए और किसका नाम बाद में आना चाहिए। तो यहां इस बात को कहा, तस्मिन् धनिक पूर्वकम, पहले धनिक का नाम रहेगा और फिर दो ही लोग तो होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला। तो जो धन दे रहा है उसका नाम पहले आएगा और जो ऋण ले रहा है उसका नाम बाद में आएगा और साक्षी का नाम उसके बाद में आएगा। ठीक है। अब लिखने में किन किन चीजों का ख्याल रखना उसकी बात करते हैं। समा, मास, तद अर्धाः, नाम जाति स्वगोत्र कैहि, सब्रह्मचारिकात्मीय पितृ नामादि चिन्हितम। तो सबसे पहले तो आपको वर्ष लिखना है, मास लिखना है, तद अर्ध यानी कि पक्ष लिखना है, अह यानी दिन लिखना है, नाम लिखनी है, जाति लिखनी है और गोत्र लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहां आजकल जो आप लिखा पढ़ी करते हैं उसमें तो इंग्लिश कैलेंडर चलने लग गया। तो आपको सिर्फ क्या लिखना होता है, दिन, मास यानी डेट, मंथ और ईयर। लेकिन उस समय पे पक्ष भी लिखना पड़ता था, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर नहीं चलता था। और हमारा जो कैलेंडर है, पंचांग है, उसके अनुसार जो तिथियां आती हैं, खाली एक को आप पूर्णिमा कहते हैं और एक को अमावस्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी तिथियां होती हैं वो सभी एक महीने में 2 बार आती हैं। प्रतिपदा कह लीजिए, द्वितीया कह लीजिए, तृतीया कह लीजिए, चतुर्थी कह लीजिए। तो शुक्ल पक्ष में भी आएंगे और कृष्ण पक्ष में भी आएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको पक्ष का भी उल्लेख करना है, मास का भी उल्लेख करना है, वर्ष का भी उल्लेख करना है, दिन का भी उल्लेख करना है, नाम, जाति और गोत्र लिखना है। आगे कहते सब्रह्मचारिकात्मीय पितृनामादि चिन्हितम। इसके बाद सब्रह्मचारी का अर्थ यह है कि जब आप बचपन में होते हैं ना, तो आपका एक और नाम होता है जिस नाम से आपको बुलाया जाता है। तो ऐसा अगर कोई नाम है तो वो भी लिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप किसी गांव में चले जाओ ना, तो उस गांव में व्यक्ति को लोग किसी अन्य नाम से जानते हैं।
और वास्तव में उसका नाम कुछ और होता है, और जो उसका नाम होता है उस नाम से तो कोई व्यक्ति जानते ही नहीं है। बचपन की अगर बात करें तो कोई ना कोई उपनाम होता है सबका। और कई बार तो क्या होता है कि लोग अपनी इच्छा से, इसीलिए तो उसको जब हम काव्य प्रकाश पढ़ते हैं तो व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, गौ शुक्ल चलो रिथा चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति। और उसमें क्या क्या होता है, तो जाति गुण क्रिया और यदृच्छा। यदृच्छा यानी जो आपकी इच्छा है। तो नामकरण तो आप करते हैं, आपको भी मालूम होगा, आप भी पढ़े हैं, तो आपने भी ऐसा किया होगा। आपके ग्रुप में आपने अपने मित्रों के नए नए नाम रख रखे होंगे, जो प्रोफेसर साहब को पढ़ाते होंगे उनके भी कुछ कुछ नाम रख लिए जाते हैं। तो ये तो आपके ग्रुप और आपके लोग जो सोचते हैं उस हिसाब से नामकरण कर देते हैं, इसलिए इसको यदृच्छा कहा गया है। उन नाम की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ व्यक्ति का जो नाम हो और व्यक्ति का जो उपनाम हो, उन दोनों का उल्लेख करना चाहिए। पितृनामादि चिन्हितम, और पिता वगैरह का जो नाम है उसका भी उल्लेख करना चाहिए, वो भी लिखना चाहिए। फिर कहते हैं कि समाप्ते तु ऋणीनाम स्वहस्तेन निवेशयित। जब उसका समापन हो जाए यानी वो पूर्ण हो जाए, तो जो ऋणी है उसको अपने हाथ से उस पर स्वहस्तेन निवेशयित सिग्नेचर करनी चाहिए, दस्तखत करने चाहिए। मतम में अमुक पुत्रस्य यदत्रोपरिलेखितम, और उसमें ये भी लिखना चाहिए कि ये सब मुझे मंजूर है, मैं अमुक का पुत्र हूँ, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो सब मैंने पढ़ा है, मुझे मंजूर है, मैं जानता हूँ। देखिए, आप किसी बैंक के साथ अगर एग्रीमेंट करते हैं तो उस बैंक में अब एक नई पद्धति आई है कि एग्रीमेंट पूरा अगर इंग्लिश में है ना, तो वहाँ एक लास्ट कॉलम इस तरीके का आता है। अगर आप हिंदी में या गुजराती में अपनी प्रादेशिक लैंग्वेज में अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो वो ये पूछेंगे, उसमें एक ऐसा कॉलम आएगा कि आपकी भाषा में ये आपको समझाया गया है, तब आपने सिग्नेचर की है। तो वहाँ ये भी लिखा रहता है कि हाँ, ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं वो मुझे बाकायदा समझाई गई हैं और मैं उनको अंडरस्टैंड करता हूँ, इसलिए मैं नीचे सिग्नेचर कर रहा हूँ। कुछ भी नया नहीं है, जो आजकल है वो सब कुछ याज्ञवल्क्य स्मृति के समय पे भी था, सारी चीज़ें उसी प्रकार से हैं। हमने साक्षियों की बात कर ली कि आज भी मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि अगर कोई व्यक्ति जिसने लोन लिया वो नहीं भरता है तो साक्षी को वो पैसा भरना पड़ता है। आज भी ये नियम है, तब भी ये नियम थे कि साक्षी को भरना चाहिए। उसी प्रकार से लेख के संदर्भ में चल रहा है, और लेख में नीचे लिखना चाहिए, लेकिन ये किसको लिखना चाहिए, धनी को नहीं, ऋणी को लिखना चाहिए। ये बात, जो पैसा ले रहा है उसको ये लिखना पड़ेगा, ये उसको सिग्नेचर करनी पड़ेगी। क्या, जब वो समाप्त हो लेख कि मतम में मुझे ये ज्ञात है, अथवा ये अच्छी तरीके से मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं इसको समझा हूँ। कौन, अमुक पुत्र से, मैं फलाने का पुत्र, यद उत्तरोपलेखितम, जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वो मैंने बराबर समझ लिया है, पढ़ा हुआ हूँ और मैं इसको मान्य रखता हूँ। मतम में का अर्थ है कि मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, और फिर वो वहां पे सिग्नेचर करेगा। साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामक पूर्वकम, जो साक्षी हैं वो भी अपने हस्ताक्षर करेंगे और अपने पिता के नाम के साथ हस्ताक्षर करेंगे। ये नहीं कि खाली खाली वो अपने हस्ताक्षर करते, नहीं, उनको अपने पिता का नाम भी लिखना है और फिर अपना नाम लिख के उनको हस्ताक्षर करने हैं। वहां भी लिखा जाएगा अत्र अहम अमुकः साक्षी लिखेयु रीति समा। उनको लिखना पड़ेगा कि मैं अमुकः, ये मेरा नाम है, और मैं क्या हूं, न ऋणी हूं और न मैं धनी हूं, यानी मैं ऋण देने वाला भी नहीं हूं, ऋण लेने वाला भी नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, और इस लेख को मेरी उपस्थिति में लिखा गया है, फिर उसको सिग्नेचर करना है। उभय अभ्यर्थी ते नैतन मया ही अमुक सूनुना लिखितम ही अमुके नेति लेख कांते तत्तो लिखित। एक एफिडेविट करवाना होता है तो हम किसके पास दौड़ते हैं, वकील के पास जाते हैं कि भैया एक एफिडेविट करके दे दो, हमें एफिडेविट अरे एक एप्लीकेशन लिखनी होती है तो तुम दूसरों के पास दौड़ते हैं। तो पढ़ने लिखने का कोई अर्थ नहीं है ऐसा।
अगर आप अपनी एप्लीकेशन अपने आप अच्छे ढंग से नहीं लिख पाते हैं तो दस्तावेज तो आप कैसे लिख पाएंगे। मुझे तो कभी कोई जिसको बानाखत कहते हैं या जिसको कुछ इस प्रकार से लिखना होता है तो मैं कभी किसी वकील के पास नहीं जाता हूँ। मैं तो स्टैम्प पेपर लेता हूँ, काला पेन लेता हूँ और अपने हाथ से लिख लेता हूँ कि हाँ भाई ये इस तरीके से तय हुआ है और ये ऐसा है, तो हम दोनों अपनी सम्मति से इस चीज़ को लिख रहे हैं। तो आप टाइपिस्ट का खर्चा बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो इस चीज को लिखेगा, जो टाइपिस्ट आज की भाषा में कहें, उस समय इसको लहिया कहा जाता था, हमारे गुजराती में लहिया कहते हैं और यहाँ पे संस्कृत में लेखकार कहते हैं। तो उभया अभि अर्थितेन तन्मया ही अमुक सुनना, उसको भी बाकायदा लिखना है कि वो किसका पुत्र है, किसने उसको लिखा है, और इन दोनों पक्षों की बात को सुन करके उन्होंने जो कहा है उस चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है। लिखितम ही अमुके नेति लेख कांते ततो लिखित, उसको भी लेख के अंत में ये बात लिखनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्लियर होगा ना। देखिए, आप नोटरी के पास जाते हैं तो नोटरी अपना सिक्का लगाता है और बाकायदा उस पर सिग्नेचर करता है। अगर किसी वकील के पास जाते हैं तो आजकल तो क्या है कि वकील लोगों ने अपनी फाइलें छपवा के रखी हुई हैं, वो ऊपर अपनी फाइल ही छपी छपाई देंगे कि हाँ देखो ये हमारे यहाँ लिखा पड़ी हुई है, क्योंकि इससे उनकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है। तो उसको अपना नाम, जो लेखकार है उसको भी अपना नाम और अपनी सारी विगत यहाँ पे देनी चाहिए। आगे कहते विनापि साक्षी भी लेख्यम स्वहस्त लिखितम तुयत, अगर आपके अपने हाथ से लिखा हुआ है तो बिना साक्षी के भी लेख लिखा जा सकता है। अब देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप स्वयं लिख रहे हैं तो आपके हस्ताक्षर होंगे, कभी कोई बात आती है तो तुरंत कहा जाएगा साहब उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। लेकिन अगर किसी दूसरे के पास से लिखवाया है तो फिर तो बात क्या आ जाती है, साहब ये लिखवा लाए किसी से, हमारी तो जानकारी भी नहीं है ये बात, इसलिए वहां पे साक्षी चाहिए। भले आपकी दस्तखत हो, वो आपसे कह देंगे कि हाँ साहब किन्हीं कागजों के बीच में कब दस्तखत करवा ली मुझे नहीं पता चला है। लेकिन अगर पूरा लेख आपने अपने हाथ से लिखा है तो फिर तो प्रश्न ही क्या है, ना साक्षी की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है। तो बिनापि अक्षिभिर्लेख्यम स्वहस्त लिखितम तुयत, जो अपने हाथ से लिखा हुआ हो उस लेख को बिना साक्षी के भी लिखा जा सकता है। तत्प्रमाणम स्मृतम लेख्यम बलोपाधिकृताद्रिते, कहते हैं कि बलपूर्वक उपाधि पूर्वक तत्प्रमाणम स्मृतम लेख्यम, लिखा जाता है कि मैं अपने होशो हवास में पूरी तरीके से इन सब चीजों को समझ के ये लिख रहा हूं। इसमें ना तो किसी का मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती है, ना किसी ने मुझे डराया धमकाया, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो यहां भी उसी बात को कह रहे हैं कि अगर तत्प्रमाणम स्मृतम लेख्यम, वो लेख अगर लिखवा भी लिया जाए बलोपाधि कृता, बलपूर्वक उपाधि यानी डरा धमका के अगर कोई लेख लिखा गया है तो तत्प्रमाणम, वो प्रमाणित नहीं माना जाएगा। मान लीजिए मैंने अपने हाथ से ही लिखा है, इसीलिए हमारे यहाँ एक नियम है, अभी संविधान ये कहता है कि भैया अगर पुलिस के सामने किसी ने कुछ भी स्वीकार कर लिया तो वो कोर्ट में जाकर के जो बोलेगा वही सच है। पुलिस के सामने स्वीकार की गई, क्योंकि पुलिस ने कहा कि भाई आपने चोरी की, वो कहता हाँ साहब की है। कोर्ट में पूछे नहीं साहब हमने नहीं की, पुलिस वाला कहे कि आपने तो कहा था कि हमने चोरी की है, बोलो साहब नहीं कहते तो आप डंडे बजाते हम पे, तो डंडों से बचना था इसलिए हमने हाँ कह दी थी उस समय, मैंने कोई चोरी नहीं की, अब आप सिद्ध करो कि हमने चोरी की है। तो ये कुछ चीजें इस तरीके की होती हैं। आज भी वो नियम में है कि अगर पुलिस वगैरह के सामने किसी ने किसी बात का स्वीकार भी कर लिया है तो वो बात आज की तारीख में भी उसको प्रमाणित नहीं माना जाता है। तो तत्प्रमाणम स्मृतम लेख्यम बलोपाधि कृताद्रते, अगर बलपूर्वक उपाधि पूर्वक किसी तरीके से अगर किसी ने लिखवाया है तो फिर मान्य नहीं रहता है। ऋणम लेख्य कृतम देयम पुरुषै त्रिभिरेव तु,
आधिस्तु भुज्यते तावत् यावत् तन्न प्रदीयते। देखिए, अगर कोई ऋण लिया गया है तो ये वापस चुकाने के लिए 3 पीढ़ी तक, अगर पिता ने लिया है तो वो, उसका पुत्र और उसका पौत्र, 3 पीढ़ी तक उसको वसूल किया जा सकता है। आजकल ऐसे नियम नहीं है। आजकल ऐसे नियम नहीं है। अगर मैंने होम लोन ली है और बाय द वे ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है और मैं इस संसार में नहीं रहता हूं, तो या तो उस हाउस को वो कुछ करें, अगर उनके पास, देखिए कुछ बैंक ऐसे हैं जो आप होम लोन लेते हैं तो आपके मकान को मॉर्गेज करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्गेज भी करवाते हैं और पॉलिसी भी दिलवाते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए तो वहां से पैसे ले सकते हैं। LIC का ये काम रहता है। कुछ बैंक ऐसे हैं कि वो बड़े बिंदास होते हैं, उनने होम लोन दे दी है न, वो आपका मकान मॉर्गेज करवाते हैं। अब ऐसा जो बैंक हो कि जिसने आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करवाई, उस स्थिति में आपके बाद वो आपके बैंक आपकी प्रॉपर्टी से, यानी आपके परिवार से वो पैसा वसूल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकता है, प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार नहीं होता है। जो मॉर्गेज करवाते हैं उसमें तो अधिकार होता है कि अगर उसका लोन नहीं भरा जाए तो वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो ये कुछ नियम आज किस तरीके से हैं उसकी भी चर्चा साथ में इसलिए कर रहा हूं कि आप में से अब सब उस दुनिया में जाने वाले हो, आगे बढ़ोगे, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जितनी प्राइवेट बैंक हैं, HDFC है, ICICI है, ये बैंक मॉर्गेज नहीं करवाते हैं। मॉर्गेज नहीं करवाएंगे, 0.5% का खर्चा बच जाएगा आपका। जो बैंक मॉर्गेज करवाती है, अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको इन चीज़ों को पूछना चाहिए कि भाई आप मकान मॉर्गेज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। बहुत से ऐसे बैंक हैं जो मॉर्गेज नहीं करवाते हैं, तो जो बैंक मॉर्गेज ना करवाए उसके पास से लोन लेने में फायदा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस समय कंपटीशन है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं ले पाता है। एक SBI ऐसा होता है जो ये कहता है कि हम सबसे सस्ता लोन देते हैं, होम लोन। बाकी तो जितने बैंक हैं सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही रहते हैं। और अगर आपकी जिसको कहते हैं कि प्रोफाइल जैसे इंटरव्यू के लिए या सर्विस के लिए देखी जाती है, ऐसे यहाँ क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कोई भी बैंक आपको आपकी शर्तों पे लोन देती है। ये बड़ा, तो क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है आज की तारीख में, ये सारी चीज़ें आपके जानने के लिए हैं, वो भी बता दूं। देखिए, क्रेडिट स्कोर इस तरीके से तैयार होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप टाइम टू टाइम उसको यूज करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। आप डिफॉल्ट नहीं होंगे जब तक। कोई लोन आप लेते हैं ना, पहली बार मान लीजिए आपने 25,000 रुपए की बाइक की लोन ली है और वो अगर आपने एक भी हफ्ता उसका बाउंस बैक नहीं गया, एक भी हफ्ता आप नहीं चुके हैं, आपने एकदम टाइम टू टाइम उसको भरा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर एकदम से बढ़ता है। तो लोन कभी भी लेते हैं ना, तो आप ये याद रखिए कि आप उसके रीपेमेंट जो आपको करना आता है उसको टाइम टू टाइम, जो उसका शेड्यूल है उस शेड्यूल पे करते रहिए। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट। आज की तारीख में आप ये समझ लीजिए, मेरे पास मेरे क्रेडिट स्कोर की वजह से सुबह से शाम तक 15 कॉल आते हैं कि साहब आपको लोन चाहिए। और पर्सनल लोन, जिसको मतलब पूरी तरीके से इनसिक्योर लोन माना जाता है, ये लोन मुझे 10% पे दे रहे हैं इस समय। मेरे लिए उनकी ऑफर आज की तारीख में 10% है, जिसका 16 और 22% इंटरेस्ट दूसरे लोगों से लिया जाता है। तो जीवन में ये याद रखिए कि आप इन सारी चीज़ों को अगर जान के चलेंगे ना तो आपको फायदा होगा। आपने ली एक बाइक की लोन है और आपने उसको टाइम पे पेमेंट किया है ना, तो आपका क्रेडिट स्कोर इस तरीके का है कि आप कार की लोन चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी, आपको होम लोन चाहिए तो भी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने बाइक की लोन में 1-2 हफ्ते भी आपके गड़बड़ हुए हैं ना, तो क्रेडिट स्कोर गिरेगा। आपने क्रेडिट कार्ड लिया और किसी कारण से आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई, आगे के लिए हमारी क्रेडिटिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मार्केट में
हमारी क्रेडिट नहीं रहती है। बैंक हमें किस तरीके से पहचानते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं या नहीं हैं, हम ईमानदार हैं या नहीं हैं। आपने जो भी इससे पहले लिया है वो टाइम टू टाइम पेमेंट किया है या नहीं किया, किसी भी बैंक से लिया हो, और वो क्रेडिट स्कोर में काउंट होता है। तो ये सारी चीज़ें ख्याल रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ऋणम लेख्य कृतम देयम पुरुषै त्रिभिरेवतु, 3 पीढ़ियों तक ऋण वसूल किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिसने लिया था उसने नहीं दिया, उसके पुत्र ने नहीं दिया और पौत्र ने भी नहीं दिया, तो भैया चौथी पीढ़ी देने के लिए बंधन करता नहीं है, उसके ऊपर कोई इस प्रकार का प्रेशर नहीं है कि वो लोन को दे। देखिए 3 पीढ़ी का उल्लेख क्यों है? कई बार क्या होता है, मान लीजिए आज हमारे पिताजी कोई लोन लेते हैं, तो मैं भी हूँ, मेरे पुत्र भी हैं, और उसका उपभोग हम तीनों पीढ़ियां ही करेंगे। तो 3 पीढ़ी तक उस लोन का उपभोग किया जाता है, इसलिए 3 पीढ़ी का उत्तरदायित्व माना गया है। क्योंकि चौथी पीढ़ी कहेगी कि साहब मकान, कौन सा मकान, हम तो जानते ही नहीं, हम उस मकान में ही नहीं रहे, हम कभी उस मकान में जाते ही नहीं हैं, तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए चौथी पीढ़ी के ऊपर ये अधिकार नहीं मिलता। आधिस्तु भुज्यते तावत यावन् तन्न प्रदीयते। लेकिन अगर कुछ जैसे गोल्ड रख के लोन लिया गया हो, हैं? अगर इस तरीके से लिया गया हो कोई लोन, तो फिर क्या है, हैं? जब तक वो लोन वापस नहीं मिलती तब तक वो वस्तु आपके पास है, तो आप उसके स्वामी हो ही जाते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, गोल्ड के साथ आप एक लोन ले लेते हैं। गोल्ड लोन क्यों इतना पॉपुलर है? गोल्ड के साथ आपने लोन लिया, मान लीजिए कि आज से 1 साल पहले आपने गोल्ड के साथ लोन लिया हो, तो 1 साल पहले का गोल्ड का रेट जो है ना, वो 33-35 के आसपास था, और आज 50 के आसपास हो गया है। अब 80% वैल्यू निकाल के उन्होंने आपको पैसा दिया था, लोन दिया था, कि अगर आपने 1 लाख का जो सोना रखा है, तो उस सोने पे उन्होंने 80,000 रुपये आपको दिया था। 1 लाख का 1 लाख तो कभी देंगे नहीं। अब जो आपका वो 1 लाख का सोना था, वो उस पे एकदम से राइज आया है 33% का, बल्कि 33 नहीं, हम ये कहें कि 33 पे अगर 17 बढ़ गया हो ना, तो 1.5 गुना हो गया। तो जो आपकी 1 लाख की चीज थी, उसकी वैल्यू 1 साल में 1.5 लाख रुपया हो गई है। तो उनको तो फायदा ही फायदा है। अगर आप नहीं वापस भर रहे हो, उनके पास तो गोल्ड है, और जब तक गोल्ड रहेगा तब तक उसका तो गोल्ड, आपका ब्याज उतना नहीं बढ़ेगा, उससे ज्यादा गोल्ड का रेट बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। तो उसको ये कह रहे कि जो वस्तु बंधक के तौर पे रखी गई हो, सोना रखा गया तो सोना, जमीन रखी गई हो तो जमीन, कि जब तक वो ऋण वापस नहीं दिया जाएगा, धन जब तक वापस नहीं चुकाया जाएगा, तब तक उसका उपभोग करने का अधिकार जिसके पास वो चीज बंधक के तौर पे रखी गई है उसके पास रहता है। और ये सारी चीजें लेख में लिखी जाती हैं। देशांतरस्थे दुर्लेखे नष्टोन्मृष्टे हृते तथा भिन्ने दग्धे थवा छिन्ने लेख्यम अन्यत्तु कारयेत। भाई कोई लेख है देशांतर में रह गया, हैं? नष्ट हो गया, मृष्टे बिगड़ गया, हृते किसी ने चोरी कर ली, उसमें चला गया, भिन्ने फट गया, दग्धे जल गया, अथवा छिन्ने जीर्ण शीर्ण हो गया, लेखम अन्यत्तु कारयेत। तो भैया दूसरा लेख तैयार करवा लेना चाहिए। समझ में आ गई? मतलब लेख दोबारा से तैयार हो सकता है। भाई 3 पीढ़ी तक की बात कर रहे हैं। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे पेपर इस्तेमाल होते हैं। आजकल तो क्या होता है, बॉन्ड पेपर लेंगे, हैं, और इतनी अच्छी फाइल बना देंगे कि 20 साल बाद भी तुम उस फाइल को खोलोगे तो बिल्कुल लोन वाली फाइल, उसके पेपर जो है ना, बहुत बढ़िया दिखा, आपको यही लगेगा बिल्कुल अभी ये छप के आया है। लेकिन पहले तो जब ये याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी गई, तब ना तो ऐसे कागज थे, न इस प्रकार के टाइपराइटर थे, न इस प्रकार की स्याहियां थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो उस समय ये संभावनाएं बहुत रहती थी। मान लीजिए भुर्ज पत्र पे लिखा गया हो किसी स्याही से, और कुछ समय के बाद वो भुर्ज पत्र या पत्ते पे लिखा गया, वो पत्ता कुछ समय बाद अगर खराब हो गया है, तो इसलिए इसका उल्लेख किया जाता है कि देशांतरस्थे। देशांतरस्थे का अर्थ यह है कि कहीं किसी दूर सुदूर, मान लीजिए मैं पहले दिल्ली रहता था, हम लोग 81 से पहले दिल्ली रहा करते थे,
अब दिल्ली में कोई लिखा पढ़ी हुई हो और हम आए अहमदाबाद रहने लग गए, अब हम वापस दिल्ली गए, अब तो दिल्ली अहमदाबाद दूर नहीं है, अब तो व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए, ये कर लीजिए, वो बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन पहले ये स्थितियां नहीं थी। पहले तो आदमी 10 दिन का सफर तय करके, 15 दिन का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करता था। वो भी बारिश का मौसम हो तो उन्होंने कहा कि नदियों पे बाढ़ आ गई है तो आदमी निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि इस तरीके से पुल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो पता चला कि मेरे पिया नदियाँ पार हैं और हम नदिया के इस पार हैं, और 15 दिन तक एक दूसरे के पास जा ही नहीं सकते हैं। तो देशांतर का अर्थ यह है कि अगर किसी सुदूर देश में वो लेख रह गया है और वहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता है, दुर्लेख्य अगर लेख ऐसा हो गया है कि जिसको पढ़ना संभव नहीं है, नष्ट वगैरह ये सब हम देख चुके हैं, मृष्टे अगर वो बिगड़ गया है, हृदय किसी ने उसको चुरा लिया है, भिन्ने यानी वो फट गया है, दग्धे जल गया है, छिन्ने जीर्ण शीर्ण हो गया है, लेख्यम अन्यत्व कारेत, तो दूसरा लेख तैयार कर लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। संदिग्धे लेख्य शुद्धि स्यात् स्वहस्त लिखितादिभि युक्ति प्राप्ति क्रिया चिन्ह संबंधागम हेतु भी। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पे ये कर रहे हैं कि संदिग्धे लेख्य शुद्धि स्यात्, अगर लेख में लिखी हुई कोई बात शंकास्पद लगती है, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपया लिया था, अब पढ़ने में वो 1,000 लग रहा है या 1,00,000 लग रहा है, या तो एक बिंदी ज्यादा जैसी लग रही हो या एक बिंदी कम जैसी लग रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो भैया इसलिए जो अंक में लिखा जाता था वो शब्दों में भी लिखा जाता था। तो 1,000 का 10,000, एक बिंदी कम हो जाएगी तो 1,000 पढ़ने में आएगा, तो वहां तो 10 पढ़ने में आ रहा है, लेकिन वहां भी नहीं पढ़ने में आए, यहां भी गड़बड़ हो, कई बार इस तरीके की स्थिति अगर आ जाए तो संदिग्ध लेख्य, जो संदिग्ध लेख हो शुद्धि स्यात्, उसकी शुद्धि करनी चाहिए, उसको बराबर समझ के लिखना चाहिए। क्योंकि कह दिया कि जीर्ण शीर्ण हो गया है, मान लीजिए देशांतर वाली बात अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि वो तो कहीं दूसरी जगह पे रह गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उस लेख के बारे में दोबारा से उस लेख को लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? या तो दोनों पक्ष वाले मान गए इस चीज को कि ठीक है हमने 10,000 लिए थे, हाँ साहब आपने 10,000 लिए थे, तारीख कौन सी थी, तारीख भी तय हो गई, इतने दिन से ब्याज दिया नहीं दिया, इतने दिन का ब्याज दिया हाँ दिया, अब कहीं ब्याज पे किसी चीज पे कहीं भी आकर के अगर बात अटकती है तो युक्ति के द्वारा, प्राप्ति के द्वारा, क्रिया के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, संबंध के द्वारा और आगम के द्वारा, इतनी चीजें हैं, इनके माध्यम से उस लेख की शुद्धि की जाती है। यानी उसको समझने के लिए कि ये बात बराबर है या नहीं है, इसके लिए इतनी चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले कहा युक्ति। अब युक्ति क्या है कि जहां जिस जगह पे जो योग्य है, युक्ति का एक अर्थ ये भी होता है योग्यता, तो युक्ति यानी जिस जगह पे और जहां पे जो चीज दी गई है, तो सबसे पहले उसमें देश और काल का बड़ा महत्व रहता है। अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि आज से 20 साल पहले मुझे 1 करोड़ रुपए की लोन चाहिए थी और बैंक ने मुझे दी थी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा तो ही ये संभव है। सामान्य व्यक्ति को 20 साल पहले 1 करोड़ की बहुत अधिक वैल्यू थी, है? तो वो देश और काल आपको ये बताएगा कि उस समय 10,000 रुपए लिए होंगे कि 1,00,000 रुपए लिए होंगे। अगर इतनी पुरानी बात है तो उस समय 1,00,000 रुपया देने वाले के पास भी कैसे होंगे, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, है? तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जब देखी जाएंगी तो उनमें पहले कहते हैं युक्ति, फिर प्राप्ति, फिर क्रिया। क्रिया क्या है कि कब दिया गया, किसने दिया, किसके सामने दिया, ये सब मतलब जो पूरी प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया को जांचिए। फिर क्या कहा है, युक्ति प्राप्ति क्रिया चिन्ह, उस पर क्या निशान है। जब हम पुस्तकों को जांचने की कोशिश करते हैं ना, कोई लिपि है, उस लिपि के आधार पर ये पुस्तक कितनी पुरानी है, ये कब लिखी गई है, इन सब चीज़ों को जब निकालना होता है ना, तो चलिए एक प्रश्न करते हैं आपसे। कालिदास शैव थे, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? जवाब दीजिए। कालिदास शैव थे, ये आपको कैसे मालूम पड़ता है? बोलिए भाई। हाँ, मेघदूतम हाँ, तो आप लोगों ने सब नहीं सुना, कम से कम सबके मंगलाचरण या सब वीडियो देख लीजिए, हमारे सुन लीजिए। यानी किसी का भी मंगलाचरण किया हो, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतल का हो, चाहे वो मालविकाग्निमित्रम का हो, चाहे वो विक्रमोर्वश्यम का हो, चाहे रघुवंशम का हो, सबके मंगलाचरण में शिव की स्तुति है। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी यह सृष्टि सृष्टुराद्या वागर्थाव्यो। आप कोई भी जब मंगलाचरण उठा के देखते हैं कालिदास का, तो उसमें शिव की स्तुति है, तो हमें पता चल गया ये निशानी इस चीज को व्यक्त करती है। अगर हम भास के नाटक उठा के देखते हैं तो वहां कृष्ण की स्तुति होती, तो वैष्णव होते, इस चीज का तुरंत प्रमाण मिल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उसी में से हमको ये साक्ष्य मिलते हैं कि ये कवि का जीवन परिचय अगर हमें तैयार करना है, हमें नहीं मालूम है कि कालिदास क्या थे, लेकिन अगर उन्होंने शिव की स्तुतियां की हैं तो हम उनको वैष्णव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विष्णु की उपासना ही नहीं की है, उन्होंने विष्णु की स्तुति नहीं की है। लेकिन अगर हम भास की बात करते तो हम उनको शैव नहीं कह सकते हैं। वो हर जगह पे वासव दत्ता बलो बलस्य त्वाम भुजो त्वाम पाताम जो आता है उदय नवेंदु सवर्णा, तो वहां पे बलराम की बात आती है, कृष्ण के भाई की बात आती है, आप जो भी उठा के देख लीजिए। तो इस प्रकार से ग्रंथ के अंतः साक्ष्य होते हैं। यहां पे भी जो लेख्य है ना, उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार के चिन्ह मिल जाएंगे। तो इनको, इन चिन्हों को, यानी उसके अंतः साक्ष्य ये होंगे, इसलिए इसको चिन्ह कहा है। फिर कहते संबंध, जो व्यवहार वगैरह है। अच्छा, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने की तैयारी है, चलिए मैं इसको करता हूं, हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना? हाँ चलिए। हाँ, तो संबंध यानी कौन, क्या, कैसे, किसके साथ, इसके आधार पे भी उसमें क्या लिखा है, योग्य लिखा है, अयोग्य लिखा है। ये सारी चीजें किस बात के लिए कही जा रही हैं कि अगर आपको लेख दोबारा तैयार करना है और उसमें कुछ चीजें अस्पष्ट हो गई हों, मान लीजिए जल गया, आधा लेख जल गया, आधा लेख बचा है, तो आप उसको कैसे फाइनल करेंगे? तो उन सारी चीजों के लिए इन चीजों की, और आगम, आगम का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए आज मैं एक एप्लीकेशन करता हूं कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक मुझे दे देगा क्योंकि मेरी सैलरी इतनी है। लेकिन अगर मैंने आज से 20 साल पहले 1 करोड़ की लोन मांगी होती ना, तो बैंक मुझे नहीं देता क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं थी। मैं 1 करोड़ रुपया कब तक भर पाऊंगा? बैंक इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ये सारी चीजें देखी जाती है और इन सब चीजों को देखने के बाद ये निर्णय किया जाता है कि लेख में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जो स्पष्ट पढ़ने मारा वो तो लिख ही दिया जाएगा, लेकिन जहां गड़बड़ लगे उनके सुधार के लिए मार्ग हैं। लेख्यस्य पृष्ठे अभिलिखेत दत्वर्णिको धनम। देखिए फिर से, लेख्यस्य पृष्ठे अभिलिखेत हत्वा
दत्त्वर्णिको धनम धनी वोपगतम दद्यात् स्वहस्त परिचिन्नितम। अब मान लीजिए हमने एक ऋण लिया हुआ है, लेकिन समय समय पे हम वापस देते रहते हैं, तो जो वो लेख है ना, उसी के पीछे के हिस्से पे लिखते जाना चाहिए कि वह इस तारीख को इतना दिया है, इतना ब्याज इतना मूल, इस तारीख को इतना ब्याज इतना मूल, इस तारीख को इतना ब्याज इतना मूल। आज अगर आप कोई लोन लेते हैं, चाहे व्हीकल लोन हो, बाइक लोन हो, या जिसको हम कहें कि होम लोन हो, तो आपको रीपेमेंट शेड्यूल दिया जाता है कि भाई आप अगर 1 साल तक पेमेंट करेंगे तो इतना ब्याज जाएगा और इतना मूली जाएगी, दोनों मिलकर के इतना जाएगा और फिर आपका इतना रह जाएगा। हर महीने के हिसाब से वो देते हैं। तो आपसे जो जो लिया जाता है उसको उसके पीछे लिखना चाहिए, धनी वोपगतम दद्या स्वहस्त परिचिन्नितम। और जो धनिक है उसको उसकी रसीद बना के देनी चाहिए, स्वहस्त परिचिन्नितम, अपने हस्ताक्षर के साथ की बनाई हुई रसीद देनी चाहिए। यानी उसके पीछे तो लिखना ही चाहिए, लेकिन वो कागज तो किसके पास है? धनी के पास है। तब जेरोक्स वाली बात नहीं होगी। आज तो आदमी जेरोक्स करवा लेता है, आज बड़ी सरलता है, उस समय नहीं। अब तो जेरोक्स से भी आगे लोग बात चले गए। उन्होंने कहा हम अपने मोबाइल में एक फ़ोटो ले लें, जेरोक्स की भी ज़रूरत नहीं रहती है, तो स्कैन कर लिया फटाक से, मोबाइल में PDF सेव हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो धनी को स्वहस्त परिचिन्नितम, अपने हाथ से लिखी हुई चिन्हित की हुई उसको रसीद देनी चाहिए। दत्तवर्णम पाटये लेख्यम शुद्धैवान्यत्तु कारयित साक्षिमत्य भवेद् यद्वा तद्वा तव्यम ससाक्षिकम। भैया कोई ना कोई समय तो ऐसा आ जाएगा जब वो लेख पूरा हो जाएगा, तो आज की तारीख में बैंक NOC देती है कि हाँ आपका ऋण पूरा हो गया। देखिए, अगर मैंने कार के ऊपर लोन लिया है ना, तो क्या होगा कि मेरी कार का लोन पूरा होगा ना, उसके बाद बैंक मुझे NOC देगी और वो NOC मुझे RTO में जमा करनी है, और तब RTO में एक सिक्का लग के आएगा कि साहब आपकी गाड़ी पे अब किसी का लोन नहीं है। नहीं तो RTO तक में इसका उल्लेख होता है। अगर मैं मेरी गाड़ी जिसको मैंने खरीदा है बैंक से लोन लेके और कल को बेचने चला जाऊं, तो RTO में नाम ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि RTO वाले कहेंगे इसके ऊपर तो बैंक की लोन बोल रही है, पहले बैंक से NOC करवा के लेके आओ ना, तब हाँ आप ऐसे आपस में बेच दें गाड़ी, वो अलग बात है। नहीं, आप बेच नहीं सकते हैं गाड़ी। तो दत्त्वर्णम, जब ऋण दे दिया जाए, पाटये लेख्यम, जो लेख है उसको फाड़ देना चाहिए, शुद्धैवा अन्यत्तु कारयित, नहीं तो एक शुद्धि पत्र लिखना चाहिए कि हाँ आज की तारीख में जितना ऋण लिया गया था उतना ऋण पूरा दे दिया गया है, अब कुछ भी लेना या देना बाकी नहीं बचता है, ये शुद्धि लेख हुआ। तो ऐसा शुद्धि लेख करवाना चाहिए। साक्षी मच्चे भवेद् यद्वा तद्दातव्यम ससाक्षिकम। अब भाई जो साक्षी लेने के समय हाजिर थे, देने के समय पे भी उन साक्षियों की उपस्थिति होनी चाहिए। यहाँ आकर के आपका ये लेख्य प्रकरण पूरा होता है। और आज हम इतना ही देखेंगे। लेख्य प्रकरण आज हमने पूरा किया है। कल जो है अगला प्रकरण है दिव्य प्रकरण आएगा, इसको हम